हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे बीएफएम का मॉड्यूल बी, जिसमें हम लोग मेनली जो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स में जो फर्स्ट 3 चैप्टर जो हैं वो नॉर्मली रिस्क के ऊपर जो नॉर्मल डेफिनेशन और उसके जो टाइप्स हैं वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो 11, 12 और 13 चैप्टर है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग जो 3 टाइप के हमारे रिस्क हैं वो तीनों को हम लोग सेपरेटली देखेंगे, जो कि है मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो चलिए हम लोग यूनिट 8 के साथ शुरू करते हैं। तो मॉड्यूल पी का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है यूनिट 8, जिसमें हम लोग देखेंगे रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया रिस्क क्या है। रिस्क इज एन अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स आउटकम, एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन। जैसे हम लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है, कोई हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे, हमारे ऑब्जेक्टिव से, और उसमें कोई एडवर्स सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कुछ लॉस हो जाता है, तो उस सिचुएशन को ही हम लोग रिस्क कहते हैं। फिनेंशियल रिस्क जो है, फिनेंशियल रिस्क आर अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस। फिनेंशियल रिस्क जो है उस रिस्क को हम लोग कहते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, या फिर हमें जो है लॉस बेयर करना पड़ता है। तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग फिनेंशियल रिस्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रिस्क ऑफ द बिजनेस वुड लाई वेयर प्रॉफिट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। बिजनेस में रिस्क का मतलब क्या है कि अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो अगर एडवर्सली अफेक्टेड हो रहा है तो उस तरीके को रिस्क को हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं। उसी को देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि अनसर्टेनिटीज associated with risk elements impact the net cash flow of any business or investment. Under the impact of uncertainties, variation in net cash flow take place. This could be favorable as well as unfavorable. The possible unfavorable impact is the risk of the business. यानी कि हमारा जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा कैश फ्लो होता है, नेट कैश फ्लो, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो जो हमारा होता है नेट कैश फ्लो, तो उसके अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो ये इम्पैक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो हमारे कैश फ्लो में जो है वेरिएशन ला सकता है। तो ये वेरिएशंस जो है कभी कभी फेवरेबल होता है, कभी कभी अनफेवरेबल होता है। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन हमारा हो रहा है तो वो हमारे बिजनेस पे एक तरह से रिस्क जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए। अभी यहाँ पे दे रहा है कि लोअर रिस्क इम्प्लाइज लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल, और इसका ठीक उल्टा है, हायर रिस्क वुड इम्प्लाई हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। और फिर जीरो रिस्क के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स कि जीरो रिस्क वुड इम्प्लाई नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। रिटर्न ऑन जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट वुड बी लो एज कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर जीरो रिस्क है तो वहाँ पे हमारा नेट कैश फ्लो पे कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन हमारा रिटर्न भी जो है वो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट पे जो है बहुत बहुत कम होगा। अभी यहाँ पे दे रहा है कि लिंकेज अमॉन्ग रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न, यानी कि रिस्क और कैपिटल और रिटर्न में क्या लिंकेज है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस should be such that it is able to meet the maximum loss that may arise from the business to avoid bankruptcy. हमें किसी भी बिजनेस में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो उतनी होनी चाहिए कि जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम लॉस, अगर कोई बिजनेस में एडवर्स इफेक्ट की वजह से अगर कुछ अराइज होता है तो वो उसमें जो है उसको मैनेज कर सके, उसको कवर अप कर सके। तो हमें उतना मिनिमम कैपिटल जो है वो रिक्वायर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी हायर बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस। अगर हमारे बिजनेस में हायर लॉसेस की पॉसिबिलिटी है तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक उसी तरह अगर हमारा जो लॉस का पॉसिबिलिटी है वो अगर कम है तो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज द बेसिक लिंकेज बिटवीन रिस्क एंड कैपिटल। तो रिस्क और कैपिटल में ये बेसिक लिंकेज यही है। उसके बाद रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बिजनेस वुड बी इन रिलेशन टू रिस्क एसोसिएटेड विद द
बिजनेस। अब हमें जो बिजनेस में रिटर्न जो मिलता है, रिटर्न भी जो है वो रिस्क से एसोसिएटेड है। रिस्क इन अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इज नेटेड अगेंस्ट द रिटर्न फ्रॉम इट। दिस इज कॉल्ड रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि किसी भी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जितना हमें उससे रिटर्न मिल रहा है, उसका जो नेट होता है उसी को हम लोग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब हम लोग रिस्क को भी हमारे जो रिटर्न मिल रही है उसमें एडजस्ट करने के बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो नेट जो बचता है उसी को हम लोग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है, हम अपने रिस्क को उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका यही हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स। और उसी का वो यहाँ पे बोल रहा है कि हायर द RAROC हायर इज द रिवॉर्ड। मतलब अगर हमारा RAROC का मतलब है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो अगर हमारा RAROC ज़्यादा है तो हमारा रिवॉर्ड भी जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि अगर हमारा RAROC कम है तो हमें जो रिवॉर्ड है वो भी कम मिलेगा। यानी कि हमारा जो रिटर्न है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो हमें कम मिलेगा। तो दिस इज द लिंकेज बिटवीन रिस्क, रिटर्न एंड कैपिटल। तो इस तरीके से हमारा रिटर्न, रिस्क और कैपिटल तीनों में जो है एक रिलेशनशिप डिफाइन होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो बोल रहा है फ्रेंड्स कि वाई रिस्क नीड्स टू बी मैनेज। हमें रिस्क को मैनेज करना क्यों पड़ता है, क्यों ज़रूरत है रिस्क को मैनेज करना। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोग सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जो लॉस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, हमें कितना लॉस हो सकता है, हम लोग उसको एस्टिमेट भी करते हैं। अगर हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करें अपने लॉसेस को, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है और ये एक तरह से हमारे RAROC को जो है इफेक्ट कर सकता है। तो रिस्क को मैनेज करने में मेनली क्या क्या चीज़ें आती है फ्रेंड्स। सबसे पहला तो हो गया आइडेंटिफिकेशन, मतलब हमें पहले रिस्क को पहचानना है। फिर मेजरमेंट, हमें रिस्क को एस्टिमेट करना है कि वो हमारा रिस्क जो है वो कितना है या कितना हो सकता है। फिर कंट्रोल, हमें रिस्क को कंट्रोल करना है। उसके बाद मिटिगेट, फिर हमें उसे कम करने की कोशिश करनी है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिस्क, और हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिस्क यानी इससे हमारे कैपिटल पे कितना इफेक्ट आ रहा है, तो वो हमारा कॉस्ट, इसको हम लोग रिस्क प्राइसिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, हम लोग उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जैसे हमने देखा कि किसी भी रिस्क को मैनेज करने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को डिज़ाइन करने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क होता है। तो इसमें मैनेजमेंट होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट होते हैं और वही रिस्क के मेजर कंसर्न होते हैं। टेकिंग अ बैलेंस्ड व्यू ऑन रिस्क एंड रिटर्न, वो क्या करते हैं, एक बैलेंस करते हैं हमारे रिस्क में और रिटर्न में विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अवेलेबल कैपिटल। जो हमारा कैपिटल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग रिस्क को बैलेंस करना, अपने रिटर्न को मैनेज करना, ये सारे जो काम है ये टॉप मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क बिगिंस विथ आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स क्वांटिफिकेशन। जैसा हमने पीछे भी देखा फ्रेंड्स कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क सबसे पहले शुरू होता है कैसे, सबसे पहले हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें उसको क्वांटिफाई करना है। वी में डिसाइड टू एक्सेप्ट द रिस्क और एक्सेप्ट द रिस्क एट ए रिड्यूस लेवल। हमें डिसाइड करना होगा कि हम रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिस्क को कम करके किसी एक रिड्यूस लेवल तक ले जाके हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिस्क को कम करना यानी मिटिगेट द रिस्क, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके, उसे या तो पूरा ही खत्म कर सके या पार्शियली कम कर सकें। तीसरा जो है मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में कि ये काम रिस्क मैनेजमेंट का जो लोग काम करते हैं वो उनमें स्पेशल स्किल होना चाहिए और दे ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। उनका जो गोल होना चाहिए वो बिजनेस के कंट्रोल एस्पेक्ट की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इसमें मेनली जो है 6 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, फिर है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क प्राइसिंग, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड रिस्क मिटिगेशन। जिसमें से ये 1 2 3 4 5 चीज़ें जो हैं वो हमारे
रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें 4 सब डिविजन्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। पहला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड, और तीसरा है कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, और चौथा है रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। तो चलिए चारों शॉर्ट में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इनका क्या क्या काम है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्क को मैनेज करने की। वो रिस्क को आर्टिकुलेट करेंगे, पॉलिसीज मैनेज करेंगे, प्रोसीड्योर्स को देखेंगे, और जो भी हमारा रिस्क है उसका लिमिट जो है उसको डिसाइड करेंगे। रिव्यू मैकेनिज्म हमारा कैसा है उसको वो रिव्यू करेंगे। रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम को भी वो मैनेज करेंगे, देखेंगे। तो बोर्ड जो है वो डिसाइड करती है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है बैंक की वो क्या होनी चाहिए, और वो वेरियस रिस्क के लिए लिमिट भी सेट करना जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन काम है। तो मेन काम क्या क्या हो गया फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, डिसाइड द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड सेट लिमिट फॉर वेरियस रिस्क। फिर सेकंड जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो है वो बोर्ड लेवल के बाद की सब कमिटी होती है। इनका क्या क्या काम है, ये पॉइंट्स बहुत याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑप्शन के अंदर। तो इसीलिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या क्या काम है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के क्या क्या काम है, ये हमें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इनका पहला काम है सेटिंग गाइडलाइंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। ये गाइडलाइन सेट करते हैं। इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस यही है फ्रेंड्स कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो गाइडलाइन सेट करती है, लेकिन ये गाइडलाइन अप्रूव होगी और इसको बैंक में लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसका डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पे। और दूसरा है इंश्योर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म टू दी पॉलिसी। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसको ये इंश्योर करते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रोडेंशियल लिमिट, मतलब हमारे रिस्क को बेयर करने की कितनी लिमिट हो सकती है उसको सेटअप करना, फिर उसका पीरियोडिकल रिव्यू करना। उसके बाद रिस्क मेजरमेंट मॉडल्स जो हैं उनको बार बार चेक करते रहना। इंश्योर प्रॉपर मैनिंग फॉर द प्रोसेस, और रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए जो लोग जो प्रॉपर मैनिंग है, मतलब जो लोग स्किल पर्सन हैं उन्हीं को उसमें इंगेज करना। तो ये सारी काम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी देखती है। फिर नेक्स्ट है कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। तो कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज simultaneously in a consistent manner and decide on the business strategy to achieve these objectives। तो ये जो भी बिजनेस पॉलिसी या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है जो बोर्ड बनाती है उसको ये लोग जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो ये देखना कमिटी सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है। चौथा है रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप जो है वो मेनली जो है रिस्क को एनालाइज करेगी, मॉनिटर करेगी, उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी और सबमिट करेगी सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को। रिस्क प्रोफाइल टू द कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। एग्जामिन्स द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस पॉसिबल चेंजेस इन मार्केट वेरिएबल्स। अगर मार्केट वेरिएबल्स की वजह से कोई चेंजेस आ रही हैं और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है तो उसको भी ये लोग एग्जामिन करते हैं, और अगर कोई एक्शन जरूरत होती है इसके लिए तो वो रिकमेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्क मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ये अगर किसी इंडिपेंडेंट रिस्क की वजह से कोई क्रिटिकल फंक्शन जो है अराइज होती है तो ये उसको भी मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर इसको जो है सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये रिपोर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स शुरू हो जाता है यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट का पहला जो हमारा स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जैसे नाम से ही है कि हमें रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द रिस्क टेकिंग एट द ट्रांजेक्शन लेवल एंड एग्जामिनिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द पोर्टफोलियो एंड ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि ये किस तरीके का रिस्क है और ये किस ट्रांजैक्शन लेवल पे जो है वो इफेक्टिव हो रहा है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं।
पोर्टफोलियो पे और कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। तो इसको हम लोग सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स वो है रिस्क मेजरमेंट। यहाँ ऊपर में फ्रेंड्स कुछ टाइप ऑफ रिस्क दी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग बेसिक रिस्क जो है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें फिर से देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे मैं आपको टाइप ऑफ रिस्क जब पढ़ाऊँगी तो ये बहुत ही अच्छे से समझा दूँगी। तो अभी हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करना। फिर है रिस्क मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट में जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ रिस्क, यानी रिस्क को मेजर करना कि हमारा रिस्क कितना है। ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो पहला है हम लोग रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, फिर है बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, फिर है बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं ये तीनों क्या क्या है। सेंसिटिविटी जो है, दिस कैप्चर्स डेविएशन ऑफ ए टारगेट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट पैरामीटर। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सिंगल मार्केट पैरामीटर्स की वजह से अगर कोई डेविएशन आता है टारगेट वेरिएबल में तो उसको हम लोग सेंसिटिविटी के थ्रू कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है रिफरेंस टू वन मार्केट पैरामीटर एंड डज नॉट कंसीडर इम्पैक्ट ऑफ अदर पैरामीटर्स। तो सेंसिटिविटी जो होता है फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट पैरामीटर को हम लोग उसका इम्पैक्ट देखते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर, और दूसरे पैरामीटर जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। और दूसरा जो है डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग कंडीशन। ये जो प्रिवेलिंग कंडीशन मतलब जो पहले से चली आ रही है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है सेंसिटिविटी, और चेंजेस एज मार्केट इन्वायरमेंट चेंजेस, और जैसे जैसे मार्केट इन्वायरमेंट चेंज होगा सेंसिटिविटी भी वैसे वैसे चेंज होगी। नेक्स्ट जो है वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है, इट कैप्चर्स बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड डेविएशन। ये दोनों ही अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही डेविएशन को इसमें मेजर किया जाता है। स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, कोई भी स्टेबिलिटी या इनस्टेबल रैंडम वेरिएबल को इसमें चूज किया जाता है। वोलेटिलिटी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स, और इस तरीके के वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसी को हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि वोलेटिलिटी ही स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस के स्क्वायर रूट को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल इस टेबल में समझाया हुआ है यहाँ पे बुक में। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ मीन ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड के स्टॉक जो है वो उसके प्राइस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 26 वीक का डाटा दिया हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये सारे क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टॉक प्राइस दिया हुआ है हम लोग उसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए ये जो 26 वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हम लोग ये सबको ऐड करके इसको 26 से डिवाइड करेंगे। तो 26 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 123.62। उसके बाद फिर हम लोग डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे पर स्टॉक प्राइस का। तो मीन हमारा 123.62 आ गया। अब हम डेविएशन कैसे निकालेंगे, 123.62 माइनस 124 इक्वल टू 0.34, 123.62 माइनस 134 इक्वल टू 10.38। तो ऐसे कर करके हम लोग डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो निकाल लेंगे। फ्रेंड्स मैंने उल्टा बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक प्राइस माइनस मीन, हम लोग डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं ना। तो 124 माइनस 123.62 होगा। 124 माइनस 123.62 इक्वल टू 0.38, 134 माइनस 123.62 इक्वल टू 10.38, 120 माइनस 123.62 इक्वल टू माइनस 3.62। और उसके बाद हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। जो हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन आया तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा कि हमारी जो माइनस की वैल्यू आती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद हम लोग इसका वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस निकालने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ।
वेरिएंस निकालने के लिए ये जो स्क्वायर हमने डेविएशन का स्क्वायर किया है फ्रेंड्स, ये सबको हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जितने भी हमारे नंबर ऑफ डेटा दिए हुए हैं, हमारा जितने का हमने सैंपल लिया है, तो यहाँ पे हमने 26 वीक्स का डेटा लिया है, तो हम लोग जो स्क्वायर डेविएशन का सम है उसमें 26 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वोलेटिलिटी निकालेंगे। वोलेटिलिटी निकालने के लिए हम लोग वेरिएंस का जो है स्क्वायर करेंगे, तो 82.70 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो हमारा वोलेटिलिटी आ जाएगा 9.09। तो इसी तरह से हम लोग वोलेटिलिटी को निकालते हैं। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वोलेटिलिटी निकालने के लिए हमेशा ही एग्जाम में आता है केस स्टडीज़ के लिए। ये बिल्कुल ही सिंपल है। पहले हम लोग डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे, उसके बाद उस डेविएशन का हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर सारे स्क्वायर डेविएशन को हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ जो भी हमारा डेटा हमने लिया है उससे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग को वेरियंस मिल जाएगा, फिर वेरियंस का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करने से हमारा वोलेटिलिटी निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो दे रहा है फ्रेंड्स की कंप्यूटेशन ऑफ हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बेस्ड ऑन डिफाइंड टाइम सीरीज, तो उसका जो है यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजॉन हम लोग निकालते हैं डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि डेली वोलेटिलिटी एक स्टॉक का जो है वो 1.5% है, तो उसका मंथली वोलेटिलिटी कितना होगा। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, जो हमारा डेली वोलेटिलिटी है 1.5%, उसको हम लोग जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ टी है, यहाँ पे मंथली पूछ रहा है तो हम लोग 30 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लेंगे, तो 1.5 इंटू 30 का स्क्वायर रूट होगा 5.48, 1.5 इंटू 5.48 इक्वल टू 8.22 जो है वो हमारा वोलेटिलिटी ओवर जो हमारा मंथली वोलेटिलिटी है वो 8.22 आ जाएगा। तो वोलेटिलिटी वुड बी मोर इफ द टाइम हॉरिजॉन इज मोर, अगर टाइम हॉरिजॉन ज़्यादा होगा तो हमारा वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक दिन का जो वोलेटिलिटी था वो 1.5 था, वहीं 30 डेज का जो वोलेटिलिटी है वो 8.22 है, तो इसका मतलब ये 1.5 से 8.22 ज़्यादा है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि वोलेटिलिटी हेल्प अस टू, ये मैंने बता दिया फ्रेंड्स पहले ही आपको कि इट कैप्चर्स पॉसिबल वेरिएशंस अराउंड द एवरेज ऑफ टारगेट वेरिएबल बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। ये दोनों अपसाइड और डाउनसाइड डेविएशंस को जो है वो कैप्चर करती है, तो इसको हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डाउनसाइड पोटेंशियल। डाउनसाइड पोटेंशियल क्या है? वोलेटिलिटी तो जो है वो दोनों अपसाइड डाउनसाइड डेविएशन को जो है वो कैप्चर करती है, और डाउनसाइड पोटेंशियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल लॉस को कैप्चर करता है और प्रॉफिट पोटेंशियल को इग्नोर करता है। तो डाउनसाइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क एज इट इंटीग्रेट्स सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। सेंसिटिविटी में हम लोग सिर्फ सिंगल पैरामीटर के ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे थे, और वोलेटिलिटी में हम लोग बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल को कवर कर रहे थे। लेकिन जो डाउनसाइड पोटेंशियल है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल लॉस जो है उसको कैप्चर करते हैं और पोटेंशियल प्रॉफिट को जो है वो इग्नोर करते हैं। द वैल्यू एट रिस्क इज अ डाउनसाइड रिस्क मेजर, और वैल्यू एट रिस्क जो है उसमें हम लोग डाउनसाइड पोटेंशियल का जो रिस्क मेजरमेंट है वो VAR के थ्रू करते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो है रिस्क प्राइसिंग। रिस्क प्राइसिंग क्या है फ्रेंड्स? रिस्क प्राइसिंग का मतलब होता है कि फैक्टरिंग रिस्क इनटू प्राइसिंग थ्रू कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे कैपिटल के ऊपर कितना चार्ज होगा और लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग रिस्क प्राइसिंग के थ्रू करते हैं। दिस वुड बी इन एडिशन टू द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द ट्रांजैक्शन, और ये जो है जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है ट्रांजैक्शन में जो इनकर्ड हुआ है उसके ऊपर इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह से दिए हुए हैं जिससे कि हम लोग रिस्क प्राइसिंग करते हैं। वो चारों मेथड क्या है फ्रेंड्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स, दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीसरा है लॉस प्रोबेबिलिटीज, और चौथा है कैपिटल चार्ज। मतलब कि हमने जो भी फंड जो है डिप्लॉय किया है अपने बिजनेस के अंदर उसका क्या कॉस्ट है, फिर उसके ऊपर हमारे कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए, फिर हमारे लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसके हिसाब से हमें कैपिटल पे कितना चार्ज लगाना है। तो ये चारों ही चीज़ें जो है वो रिस्क प्राइसिंग में आती हैं।
प्राइसिंग इज ट्रांजेक्शन बेस्ड, प्राइसिंग जो है वो ट्रांजेक्शन बेस्ड होता है। अभी नेक्स्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, वो है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो सेटिंग रिस्क लिमिट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ रिस्क वाइल इंश्योरिंग बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कीपिंग इन व्यू द कैपिटल दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो हमें रिस्क की लिमिट को सेट करना, उसके बाद जो भी एडजस्टेड रिटर्न है हमें रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उसको उसमें एडजस्ट करना। और एडजस्ट हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, इन व्यू ऑफ द कैपिटल, मतलब हमने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसके बेसिस पे हम उसमें कितना रिस्क एडजस्ट कर सकते हैं उसको इंश्योर करना और उसके हिसाब से रिस्क के लिए लिमिट सेट करना। तो इसी को हम लोग रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बैंक पुट्स इन प्लेस ऑफ द फॉलोइंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने देखा फ्रेंड्स, रिस्क मॉनिटरिंग या रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। कंप्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट अप्रोच, हमारा जो है कंप्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट अप्रोच जो है वो अप्लाई करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या होगी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैपिटल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज एंड रिस्क एपेटाइट। ये चारों पॉइंट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो बिजनेस स्ट्रेटेजी, मतलब हमारा बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। दूसरा कैपिटल स्ट्रेंथ, हमारे पास कितना कैपिटल है। मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, हमारे पास जो काम करने वाले मैनेजमेंट है वो कितने एक्सपर्ट हैं। एंड रिस्क एपेटाइट, मतलब हम कितना तक रिस्क जो है वो बेयर कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ों के बेसिस पे हम लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो डिराइव करेंगे। उसके बाद है गाइडलाइंस एंड अदर पैरामीटर्स यूज टू गवर्न रिस्क टेकिंग इंक्लूडिंग डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रूडेंशियल लिमिट, डिस्क्रिशनरी लिमिट एंड रिस्क टेकिंग फंक्शन। और जो भी गाइडलाइन जो है हम लोग डिसाइड करेंगे वो क्या चीज़ के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना प्रूडेंशियल लिमिट जो है वो सेट करना होगा, कितनी डिस्क्रिशनरी लिमिट हो सकती है, मतलब कितने लिमिट तक हम लोग रिस्क को बेयर कर सकते हैं। एंड रिस्क टेकिंग फंक्शन, और जो कितना रिस्क टेकिंग फंक्शन जो है वो हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग गाइडलाइन जो है वो डिराइव करेंगे। इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इन अ मैनर इट हैज़ बीन प्लान्ड, और हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो जिस तरीके से प्लान किया था वो उसी मैनर में जो है वो काम कर रही है। पर्पस ऑफ कंट्रोल, रिस्क को कंट्रोल करने का क्या पर्पस है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस रिक्वायर्स मॉनिटरिंग ऑल्सो, हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। दिस रिक्वायर द फॉलोइंग, और ये क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। पहला है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क। जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिपोर्टिंग का, मॉनिटरिंग करने का और रिस्क को कंट्रोल करने का। इसके जो फ्रेमवर्क है, ये सारे कीवर्ड्स याद रखिएगा फ्रेंड। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद जो भी फ्रेमवर्क है वो वेल लेड डाउन प्रोसीड्योर्स, इफेक्टिव कंट्रोल और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो होना चाहिए। सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेशनल होनी चाहिए। और जो भी मैनेजमेंट का जो काम है उसका पीरियोडिकल रिव्यू और इवेल्युएशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को करके हम लोग रिस्क को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्क एक्सपोजर्स एंड असेसिंग द बैंक्स चेंजिंग रिस्क प्रोफाइल, अगर हम लोग अपने रिस्क को मॉनिटर करें और रिपोर्ट करते रहें और अपना जो असेसमेंट है वो इसी तरह से करते रहें तो हम अपने बैंक का जो रिस्क प्रोफाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑन द बैंक्स रिस्क प्रोफाइल एंड कैपिटल नीड्स, और ये रिपोर्ट जो है वो क्या चीज़ की हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जिसको कि हमें हमेशा मॉनिटर करना होगा। वो रिपोर्ट होगा हमारे बैंक का रिस्क प्रोफाइल और उसके हिसाब से हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दिस रिपोर्ट शुड ऑल्सो अलाउ सीनियर मैनेजमेंट टू, ये रिपोर्ट जो है सीनियर मैनेजर को क्या क्या के लिए मैनेजमेंट को अलाउ करेगी। इवेलुएट द लेवल एंड ट्रेंड ऑफ मटेरियल रिस्क एंड देयर इफेक्ट ऑन कैपिटल लेवल्स, मतलब जो भी रिस्क है मटेरियल रिस्क और उसका कैपिटल लेवल पे क्या इफेक्ट है उसको इवेलुएट करना। इवेलुएट द सेंसिटिविटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ की एजम्पशन, जो भी उसके रीज़न है और वो उसके क्या क्या एजम्पशन है, मतलब किस वजह से वो हो रही है उसको एज्यूम करना।
इसको भी वो इवेलुएट करेंगे। एसेस बैंक्स रिस्क प्रोफाइल ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, और बैंक का जो रिस्क प्रोफाइल है उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे एसेस करना एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द बैंक्स स्ट्रेटजिक प्लान अकॉर्डिंगली। और अगर बैंक के स्ट्रेटजिक प्लान में अगर कोई चेंज करना हो तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट में वो है रिस्क मिटिगेशन। तो रिस्क मिटिगेशन क्या है? रिस्क रिडक्शन इज अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज दैट एलिमिनेट और रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द रिस्क एलिमेंट्स। यानी कि रिस्क एलिमेंट को किसी भी स्ट्रेटजीज के थ्रू उसके इफेक्ट को कम करना या ख़त्म करना, इसी को हम लोग जो है रिस्क मिटिगेशन कहते हैं। तो रिड्यूस डाउनसाइड वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो बट इट ऑल्सो रिड्यूस अपसाइड पोटेंशियल साइमल्टेनियसली। रिस्क मिटिगेशन जो है वो डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को भी कम करता है किसी भी नेट कैश फ्लो का, और अपसाइड पोटेंशियल को भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि रिस्क मिटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क का मतलब क्या है। रिस्क कैन बी मिटिगेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, मतलब रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, इसका मतलब यही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बिजनेस जो है उसमें कैश फ्लो का अलग अलग वेरिएशन दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्क को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो रिस्क जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे मेजर किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ये 5 साल के कैश फ्लो दिए हुए हैं बिजनेस ए के, जिसका टोटल है 36। फिर इसका मीन हो गया 7.20, यानी 36 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 7.20। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन निकाला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन हो गया हमारा 7.20 डिवाइडेड बाई 3.56 डिवाइडेड बाई 7.20। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मीन आया वो हमारा आया 0.49, या फिर इसको हम लोग 49% भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है जो रिस्क का रेशियो है दैट इज़ 49%। अब यहीं पे बता रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में कि मिस्टर एक्स जो है उसने अनदर 4 बिजनेस में भी जो है उसका भी नेट कैश फ्लो यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5 बिजनेस का कैश फ्लो जो है यहाँ पे दिया गया है। ये ईयर 1 का है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। उसके बाद इसका टोटल है, फिर इसका मीन निकाला हुआ है। मीन निकालने के बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर उसने 5 तरह के बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया है और उसका कैश फ्लो जो है उसका इस तरीके से जनरेट हो रहा है, तो जो उसका मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है वो बिजनेस बी में हो रहा है, और सबसे मिनिमम डेविएशन जो है वो उसका बिजनेस ई में हो रहा है। और ओवरऑल जो उसका डेविएशन है पांचों बिजनेस को एक साथ मिला के वो 0.25 यानी 25% है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो इंडिविजुअल केस में अगर इन्वेस्ट कर रहा था तो उसका जो डेविएशन आ रहा था वो 49% आ रहा था, लेकिन यही चीज़ उसने जब डाइवर्सिफाई कर दी 5 बिजनेस के अंदर तो उसका जो डेविएशन था वो कलेक्टिवली जो है वो 25% हो गया, जो कि इन कंपैरिजन 49% बहुत ही कम है। तो इसी को हम लोग दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। Because of this reason, risk associated with a portfolio is always less than the weighted average of risk of individual items in the portfolio। मतलब अगर आप कुछ अलग अलग पोर्टफोलियो में अगर एक साथ अगर उसका डेविएशन निकालते हैं और उसको किसी एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के एवरेज वेटेड एवरेज से अगर कंपेयर करते हैं तो वो ऑलवेज ही कम होता है। तो इसी को हम लोग रिस्क मिटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और फ्रेंड्स बैंकिंग बिजनेस में भी इसी तरह का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो इसी के साथ जो है हमारा रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।